दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, यूपीपीएससी, इसके अलावा एसआई, पुलिस और जो भी वैकेंसियां यूपी लेवल, स्टेट लेवल पे की जाती हैं, जिसमें बिहार भी आता है, यूपी भी आता है, इसके अलावा एमपी भी आता है, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। तो यहाँ पर भी जो स्टेट लेवल पर जो वैकेंसियाँ आती हैं वो बीडीओ, लेखपाल, पटवारी और पीसीएस जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाएं। इसके बाद अपर लेवल की बात की जाए तो उसमें आईएएस जिसे बोलते हैं, यूपीएससी जो कराती है, और एनटीए जो होता है, एनटीए यूजीसी, नेट के बारे में जो बात होती है, नेट, जेआरएफ, इन सभी टीजीटी पीजीटी जैसी वैकेंसियों में, टीचर्स की वैकेंसियों में अक्सर हिंदी पूछी जाती। अक्सर का मतलब है अधिकतर हिंदी पूछी जाती है और ज़्यादातर पूछी जाती ही है। तो इसलिए मैं जो हिंदी साहित्य करा रहा हूँ वो प्रश्न हैं ये जो आए हुए हैं और आने की आगे संभावना भी रहती है। अब देखिएगा वो प्रश्न क्या है। इससे पहले आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, वो लोग इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अब और हमारे इस चैनल को लाइक्स भी कीजिएगा, वीडियोज़ को कमेंट्स भी कीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखें, आधा ना देखें। अब देखिएगा प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 77 पर, इससे पहले कि हम वीडियोज बना चुके हैं उसमें देखिएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या है उसे देखेंगे। एक मिनट, इसे थोड़ा बड़ा कर लें। हाँ, प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। आचार्य चतुर्सेन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आ जाइएगा 78वें प्रश्न पर। 78 प्रश्न क्या कह रहा है। 78 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है उसे समझिएगा। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है। दोस्तों, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी शांत रस और ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य रस। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रृंगार रस। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है उसे समझिएगा। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गारसा दत्तासी। ठीक है, अब आ जाइएगा 81वें प्रश्न नंबर पर। ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैं करा रहा हूं, समझिएगा। अब आगे 81वां प्रश्न नंबर क्या है। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी सरहपाल। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धनपाल होगा। आ जाइएगा 82वें नंबर पर। 82वां प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। 82वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। यानी कि इतिहास में जो लेखक हुए उनका काल के अनुसार, यानी कि किसका काल कौन सा रहा है, किसका समय कौन सा रहा है, उन कवियों का वर्गीकरण किया गया है, वो सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन दिए गए हैं और ए में दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन को, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर डी गारसा दत्तासी। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आ जाइएगा 83वें प्रश्न पर। 83वां प्रश्न क्या है उसे समझिएगा। 83वां प्रश्न कह रहा है, इनमें से आदिकाल के
अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? दोस्तों इसके ऑप्शंस दिए गए उसे समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू और ऑप्शन नंबर डी पुष्पदंत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है उसे समझिएगा। प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है? ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दलपत विजय, ऑप्शन नंबर बी नरपत नाल, ऑप्शन नंबर सी नल्लह सिंह, ऑप्शन नंबर डी मधुकर भट्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नरपति नाल। इन्हीं ने अजमेर के शासक के ऊपर रासो ग्रंथ की रचना की है। अब आ जाइएगा 85वां प्रश्न कौन सा है? 85वां प्रश्न कह रहा है अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? देखिएगा ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पवनचर्यू, ऑप्शन नंबर बी महापुराण, ऑप्शन नंबर सी संदेश रासक, ऑप्शन नंबर डी रिटिट डेमी चर्यू। अब समझिएगा इसमें ऑप्शन ए सही होगा पवनचर्यू। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पवनचर्यू किसकी रचना है। अब आ जाइएगा 86वें प्रश्न की ओर। 86वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिएगा 86वां प्रश्न क्या कह रहा है। 86वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। लेखकों के नाम दिए गए और पुस्तकों के नाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका हिंदी साहित्य की भूमिका, यानी कि इसका मिलान सी नंबर से यानी तीसरे नंबर से कर दीजिएगा। आप बी नंबर वाला देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरे नंबर यानी सी नंबर पर आ जाइएगा। गणपति चंद्र सेन की बात कर रहे हैं तो गणपति चंद्र सेन की बात हो रही है तो इनका चौथा नंबर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसके हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दोस्तों ए बी सी डी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनके आंसर होंगे। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 3 1 4 2, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएगा अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 पर। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है उसे समझिएगा। इनमें से जगनिक की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं खुमान रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी बीसल देव रासो। जो जगनिक ने लिखी है वो परमाल रासो है जो एक आला खंड से विख्यात है। अब आ जाइएगा 88वां प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे बात भी कही गई है आला खंड किस रासो को कहा जाता है? तो आला खंड ऑप्शन दिए गए हैं परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो और राम रासो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो। मैंने अभी बताया था, अगले प्रश्न में भी मिल गया है। देखो प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न करा रहा हूँ। आ जाइएगा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आ जाइएगा 89वें प्रश्न की ओर। 89वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? आला उदल की वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में है? अभी ऊपर मैंने एक कराया था प्रश्न, सेम वही प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो। परमाल का नाम परमाल रासो जिसे बोलते हैं वो परमर्दिगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा 90 नंबर की बात हो रही है। भविष्यत कथा के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी जो इंदु। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धनपाल होगा। ठीक है, अब आ जाइएगा 91वां प्रश्न नंबर। 91वां प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझ लीजिएगा। हाँ थोड़ा और ऊपर को बढ़ा लें। देखिएगा 91वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं
हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन बी में कहा गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर मिश्र बंधु, उसके बाद शिव सिंह सरोज। ऑप्शन सी भी दिया गया है, उसे भी समझिएगा। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद और इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन डी कहा गया है मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद शिव सिंह सरोज, उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें सबसे पहले जो रचना काल किया गया है वो उसे समझिएगा। शिव सिंह सरोज, उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके प्रकाशन वर्ष की बात की गई है, ठीक है, क्रम से लगाए गए हैं। अब आ जाइएगा 92वां प्रश्न नंबर। 92वां प्रश्न नंबर क्या कह रहा है उसे समझिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न 93 पर। 93वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित कालखंडों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित की। चढ़ते क्रम की बात की गई यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे नीचे कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। देखिएगा ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो उसमें कैसे होगा। ऑप्शन ए दिया गया है चारण काल में, इसके बाद पूर्व मध्यकाल, इसके बाद उत्तर मध्यकाल आया, उसके बाद वर्तमान मध्यकाल आया, वर्तमान काल आया। आप समझिएगा बी नंबर में क्या कह रहा है, वर्तमान काल पहले आया, उसके बाद उत्तर मध्यकाल आया, उसके बाद चारण काल आया, उसके बाद पूर्व मध्यकाल आया। इसके आगे सी नंबर में क्या कह रहे हैं कि पूर्व मध्यकाल आया, उसके बाद उत्तर मध्यकाल आया था, इसके बाद चारण काल आया था, इसके बाद वर्तमान काल आया था। यहाँ पे देखिएगा मिसप्रिंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। डी नंबर में देखिएगा उत्तर मध्यकाल आया, इसके बाद वर्तमान मध्यकाल आया, इसके बाद पूर्व मध्यकाल आया और इसके बाद केवल और केवल चारण काल आया। आप समझिएगा यहाँ पे जो बात की गई है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें सबसे पहले चारण काल, इसके बाद पूर्व मध्यकाल, इसके बाद उत्तर मध्यकाल, फिर वर्तमान काल आया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। इससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अपने दोस्तों को यानी कि मीडिया पर, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जैसे व्हाट्सएप जैसे ग्रुपों में जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है वो लोग अभी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा, आने वाली वैकेंसियों में वैसे भी तो संविदा कर दी गई है, अपनी पढ़ाई कीजिएगा। हो सकता है आने वाली जो सरकारें हैं वो इस नियम को बंद कर दें, क्योंकि कल के न्यूज़ में मैंने देखा था, दैनिक जागरण की बात है कि अखिलेश यादव ने कहा है, जो सपा सुप्रीमो भी रह चुके हैं और हैं भी इस समय, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की बात है, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरी सरकार आते ही ये सभी नियम मैं बदल कर रख दूंगा पहली वर्ष में ही, इसके बाद हम तुम्हें क्या करेंगे, अपने आप को बदलने के लिए मौका दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैं बात कर रहा हूँ। अब मिलते हैं कल फिर इसी समय, और मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा, हर वीडियो के अंत में एक ही बात कहता आया हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिएगा और अपने माता पिता की तरह, भारत देश की भी सेवा कीजिएगा, क्योंकि भारत देश भी हमारी क्या है, एक मातृभूमि है। अगर मेरी माँ ने हम लोगों को जन्म दिया है, यदि आप लोगों की माँ ने आप लोगों को जन्म दिया है, तो पालने वाली भारत भूमि है जिसे हम भारत माता कहते हैं। संपूर्ण देश में किसी भी देश को माँ का दर्जा नहीं दिया गया है, मदर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत माँ ही एक ऐसा देश है जिसे हम माँ के रूप में संबोधित करते हैं। इसलिए जॉब प्राप्त कीजिएगा, पढ़िएगा, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाइएगा। मोदी जी ने देखिएगा 23.9% माइनस में कर दिया है हमारी जीडीपी को, जो 7.2 7.3 के करीब रहा करती थी, आज यानी कि 30 का डिफरेंस हो गया है। देखिएगा +7 और -23 की बात की जाए तो कितने का अंतर हो गया, 30 का अंतर हो गया। ये 30 का अंतर ही कितना बड़ा अंतर है, इसे करने के लिए कम से कम 30 साल लग जाएंगे हमारे भारत देश को प्रज्वलित होने में, यानी कि इस जगह आने में।
समझ लीजिएगा बहुत पीछे हो चुका है। इसके बाद भी सब कुछ निजीकरण में कर दिया गया है। सरकार से सब कुछ नष्ट कर, कल को सरकारें नष्ट हो जाएंगी अगर इस तरह से निजीकरण में किया गया है तो। इसके बाद यहाँ पे भारत देश में जैसे सीरिया के हालात हो रहे हैं दोस्तों, सेम वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए सीरिया के हालात ना बने, आप लोग प्रदर्शन भी कीजिएगा और ऐसा प्रदर्शन कीजिएगा जिससे कि हम लोगों को कोई चोट भी ना आए, देश को भी कोई चोट ना आए। परंतु हाँ, चोट आए तो किसे? केवल नेताओं को चोट आए, जैसे कि जो ये सरकारें हैं इन्हें चोट आए। देश को चोट नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को चोट नहीं आनी चाहिए। भले प्रकार से, अच्छे प्रकार से आंदोलन कीजिए। जैसे कि अब भगत सिंह की तरह आंदोलन ना कीजिएगा, करने हैं तो सुभाष चंद्र बोस की तरह कीजिएगा। वैसे भगत सिंह ने बहुत अच्छे काम किए, उन जैसा कोई भी ना हुआ है, इसीलिए उन्हें बहुत अच्छी पदवियां भी दी गई हैं और वो पंजाबी शेर भी कहलाए हैं। पंजाब एक केसरी कहलाते हैं वो लोग। तो उनकी बात मैं कर रहा हूं तो उन्हें समझिएगा, वो कम नहीं थे, उन्होंने अपने आप की आहुति देकर के हम लोगों की जानें बचाई हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आहुति भी नहीं दी और हम लोगों की जानें भी बचाई। तो सुभाष चंद्र बोस की तरह बनिएगा, खुद पर भी आँच ना आए और देश पर भी आँच ना आए और अंग्रेजी शासन जैसे सबको तख्ते को पलट देना, यानी कि इस सरकार का भी तख्ता पलट हो जाना चाहिए। बस यही कहना था और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।